बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फ़ारूक उड़ाइच। मुल्क जो इस वक्त शदीद सैलाबी सूरत हाल से दो चार है, और अगर NDMA के मैं अदाद शुमार आपके सामने रखूं तो इसके मुताबिक इस वक्त तक मुल्क भर में सैलाब और बारिश से कुल 900 अफराद जहाँ भाग हो चुके हैं। 8000 मकानात, 200 पुल, और सबसे ज़्यादा जो मुतासरा सूबा है वो पंजाब है। और आप मनाजिर तो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। गवर्नमेंट भी अपनी कोशिशें कर रही हैं, लेकिन कुछ अदारे हैं जो हमेशा पाकिस्तान में जब भी कोई आफत आती है, ज़लज़ला हो, सैलाब हो, किसी भी किस्म की आफत में सबसे पहले ये एक्टिव नज़र आते हैं, आपको फील्ड में नज़र आते हैं। हमने उन्हीं इदारों के जो आप कह लें कि उनके इंतज़ाम को देखते हैं, उनको आज मदऊ किया है। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान होंगे सैयद वकास अंजुम जाफरी साहब होंगे, सेक्रेटरी जनरल हैं बल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के। हमारे साथ शफीकुर रहमान बड़ाई साहब मौजूद हैं, चेयरमैन हैं शोबा खिदमत खलक मरकज़ी मुस्लिम लीग। और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर डॉक्टर अमजद साकिब साहब मौजूद होंगे, आप अखुवत फाउंडेशन के सरबराह हैं। अगले सेगमेंट में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जो फसलें तबाह हुई हैं और जो ये ज़रूरी जो ज़मीन को नुकसान पहुंचा, इस हवाले से हम खालिद खोखर साहब जो सदर हैं किसान इत्तेहाद पाकिस्तान के, उनको भी प्रोग्राम में शामिल कर लें। मैं आगाज़ करूंगा डॉक्टर अमजद साकिब साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त ये जो आफत है, डेफिनेटली हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, फ़ाइट कर रहे हैं, क्या जो इस वक्त के इंतज़ामात हैं उनसे आप मुतमईन हैं? और दूसरा ये कि हमारा लायामल क्या होना चाहिए? जी फ़ारूक साहब, थैंक यू वेरी मच। पहली बात तो ये है कि इत्मीनान क्या होना है। मुझे तो वो रह के एक शेर याद आता है कि मोहसन गरीब लोग भी तिनकों का ढेर हैं, मलबे में दब गए, कभी पानी में बह गए। न जाने इनके मुकद्दर में हमेशा सैलाब, ज़लज़ले, तूफ़ान और बारिशें क्यों लिखी गई हैं। हमको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में क्यों नहीं सोचते। दूसरी बात यह है कि तबाही हर जगह है। दरियाओं के किनारों में आज भी हमारी कई टीमें गई हुई हैं, और जो मुझे रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि जो लोग बंद के उस पार थे, यानी दरिया की तरफ थे, उनका तो कोई पुसार नहीं, वो बंद पर बैठे हुए हैं। और जो जिनके को अजीज़ वकारब खाते पीते लोग थे, वो तो उनके घरों पे चले गए। लेकिन जो बंद पे बैठे हैं उनके लिए मक्खियाँ हैं, मच्छर हैं, गंदगी है, खैमे नहीं हैं, अजब बदबसी का आलम है। बहरहाल ये एक इतनी बड़ी आफत है कि इसमें हम किसी को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते कि किसी शख्स को खाना नहीं मिला। जब लोग हज़ारों हों, लाखों हों, तो मैं समझता हूँ कि पूरी कौम को उठना चाहिए। और हम एक मुद्दत से यही बात कहते आए हैं कि एक शख्स को संभाल ले, एक शहर को संभाल ले, और वो मवाक़ात वाला तस्वर रह आए, तो ये मुश्किल जो है बड़ी जल्दी हल हो सकती है। तो बहरहाल बहुत तबाही है। हम पानी के साथ साथ चले। हमने सवाबी से काम शुरू किया, बुनेर, सवात, फिर सतलज, फिर रावी, फिर चनाब, अब मुजफ्फरगढ़ के इलाकों में खुदा ना करे ये जो मुसीबत है आगे सिंध तक पहुँचे, हम वहाँ तक जाएंगे। बहरहाल ये वक्त किसी को मुर्द इल्ज़ाम ठहराने का नहीं है, बल्कि एक अज़्म को बुलंद करके हर शख्स को अपने अपने हद तक काम करना चाहिए। और उसमें गैर सरकारी अदारे जितने भी आपने मदऊ किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमें सबसे बड़ी जो चीज़ मैं समझता हूँ कि इस वक्त है वो ये है कि 10-15 रोज़ में अल्हम्दुलिल्लाह ये रेले वापस लौट जाएंगे, लेकिन तबाही वहीं रहेगी। तो उस तबाही के मुकाबले के लिए हमें रिहेबिलिटेशन यानी तामीर नौ और लोगों की बहाली, इसके ऊपर ज़्यादा गौर करना चाहिए कि अब फसल दोबारा कैसे बीजी जाए, घर की मरम्मत कैसे की जाए। अगर घर बिल्कुल ही लहरों की जोर में बह गया है तो उसको तामीर कैसे किया जाए। ये कुछ इश्यूज जो है, रिलीफ का काम तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसा भी है हो रहा है, उसमें भी अभी बहुत ज़रूरत है थोड़ी दिनों के लिए। लेकिन आपके तवस्सुत से मैं पूरी कौम को ये दिल पे दस्तक देते हुए कहूँगा, और हुकूमत को भी, कि रिहेबिलिटेशन, तामीर नौ, बहाली, इनको फसलों के लिए कर्जे दिए जाएँ, बगैर सूद के दिए जाएँ, इनको जिनके कारोबार बह गए उनको उसमें मदद दी जाए। और जिनके घरों का नुकसान हुआ, 8000 घर हैं। अब 8000 घर किसी एक बड़े शहर के जो 8000 अमीर लोग हैं वो चाहें तो ये 8000 घर बन सकते हैं। तो ये वो कहते हैं ना, जो हर चारा घर को चारा गरी से गुरेज था, वरना जो अपने दुख थे बहुत लादवा न थे। तो ये दुख लादवा नहीं है, सिर्फ हमें चारागरी का जो है ना वो फन
और हुनर आना चाहिए। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बिल्कुल हमें आगे बढ़ना है तामीर नौ के लिए। मैं आपसे जाफरी साहब, ये जो इस वक्त सूरत हाल है, इस वक्त तो अभी भी हम सामना कर रहे हैं जनूबी पंजाब में, अभी फिर भी ख़तरात के देख रहे हैं हम ख़तरात को। तामीर नौ वाली जो बात है, इसको आप किस तरह से देखते हैं, और आपने ख़ुद जब आप गए हैं हर जगह पे क्या मनाजिर थे, और आपको क्या लगता है कि ये इस तरह से कम बैक करने में कितना वक्त लगेगा? जी बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब। यानी एक तो माजी की निस्बत इस मरतबा फ़र्क ये हुआ है कि इन तीनों दरियाओं के अंदर जो सैलाब ये 1988 के बाद सबसे बड़ा है। वैसे तो 2010 में भी सैलाब आया, 22 में भी आया, लेकिन रावी सतलज तनाब में ये 1988 के बाद आया है। और दूसरा फिनोमेना ये है कि कोई एक चीज़ नहीं हुई। यानी एक तरफ आप कहते हैं कि बारिश और सैलाबी नाले उमड़ आए, दूसरी तरफ क्लाउड बस्ट और फ्लैश फ्लडिंग एक फिनोमेना है। अच्छा, तीसरी तरफ जो है कि ये एक नहीं, दो नहीं, पंजाब के 3 दरियाओं के अंदर सैलाब। और चौथी चीज़ भी जो है कि उसको मेंशन करना ज़रूरी है, वो है आबी जा रही है। इंडिया ने इसमें भी अपना गेम जो है कि दिखाई है। तो यानी गोया, इसलिए मैं इससे इत्तफाक करूँगा कि ये बहुत बड़ी कैटास्ट्रॉफी है, और शायद यानी हम इसके लिए तैयार भी नहीं थे। ये एक अलग मौजू है कि हमारी प्रीपेयर्डनेस किस लेवल की थी। तो ये इसी वजह से हम ये देखते हैं कि इस वक्त कोई 44 लाख लोग इससे मुतासर हुए हैं, और 4500 देहात, ये गवर्नमेंट के आदाद शुमार है कि इस वक्त यानी इतने बड़े पैमाने पर, यानी पंजाब में इतनी बड़ी जो है कि वो है। और जहाँ तक मामला है रिहेबिलिटेशन का, या जिसको कहते हैं कि बहाली का, मुझे ये लगता है कि सबसे बड़ा मसला हमारा वही होगा जो हमारी ज़राअत जो है इस वक्त, हमारी गन्ने की फसल, जनूबी पंजाब के अंदर कपास की फसल, और ख़ुद जो है कि यहाँ पंजाब के अंदर ये इतनी मुतासर है कि जिसकी वजह से ज़ाहिर बात है कि हमें वक्त लगेगा, तो इससे पूरा इम्पैक्ट पूरी नेशनल इकॉनमी के ऊपर आएगा। अच्छा, मैं आपकी बात इसलिए काट रहा हूँ कि जो आपने बात की है उसी नुक्ते से खालिद खोखर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, ये किसान इत्तेहाद के सदर हैं। खालिद, अब आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? जी बिल्कुल खालिद साहब, यही जो वकास जाफरी साहब बात कर रहे थे कि फसल के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, और आप ज़रा बताएं कि पूरे पाकिस्तान से क्या आपके पास तो फिगर्स आ रहे होते हैं? जी बहुत शुक्रिया जी। देखो, तीनों दरिया बिखरे हुए हैं, रावी, सतलज और चनाब। तकरीबन पंजाब के 26 अजला में उन्होंने इफेक्ट किया है जी इस वक्त। अच्छा। और सूरत हाल ये है इस वक्त कि हमारे पास तकरीबन कोई 15 लाख एकड़ करीब चावल की फसल का नुकसान हुआ है, 2-3 लाख एकड़ गन्ने की फसल का नुकसान हुआ है, इस तरह 2-3 लाख का कपास का। अच्छा, उसके अलावा मक्की की फसल का नुकसान हुआ है, 5 लाख एकड़ तकरीबन चारा जात जो नुकसान हुए हैं, और सब्जियात भी तकरीबन 3 से 4 लाख एकड़ जो दरिया के बेल्ट के साथ साथ सब्जियां का सारा नुकसान हुआ है। आगे आने वाला वक्त हमारे लिए फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत चैलेंज है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में नंबर 1 पे फूड सिक्योरिटी और बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे है जी। अब देखना यह है कि जिन काश्तकारों के हर चीज़ दरिया बुर्द हो गई है, वो आगे काश्त कैसे कर सकते हैं। काश्तकार के तो पहले ही माली हालात बड़े कमज़ोर थे सैलाब आने से पहले ही, क्योंकि उसको 2 साल गंदम की कीमत नहीं मिली, 2200 अरब रुपए उसे कम मिला, उसकी यानी कि पैदावारी लागत ही उसको नहीं मिली थी, कपास में नहीं मिली थी, बाकी फसलों में नहीं मिली थी। काश्तकार तो इस वक्त ज़बूहाली का शिकार है टोटल, तो इसलिए से ज़राअत भी बहुत बुरे हालात में है। अब हमें चाहिए ये कि फूड सिक्योरिटी के लिए अगली काश्तकार से गंदम काश्त करवाएं। हुकूमत और मुखिर हज़रात मिल के काश्तकार को सीड भी दें, उसको जो सैलाबज़दा इलाकों में है, और उसके अलावा उसको पेस्टिसाइड भी दें, उसको डीजल भी दें, उसको फर्टिलाइज़र भी दें, ताकि वो हमारी फूड सिक्योरिटी का हिस्सा बन सके और अपने लिए, अपने बच्चों के लिए भी कुछ कमा सके। क्योंकि अगर हमने ऐसा ना किया तो उसमें तो सकत नहीं है कि वो काश्त कर सके। इस वक्त बिल्कुल कतई तौर पे इस वक्त उसमें सकत नहीं है, और उसके बहुत ही बुरे हालात हैं कि उसके पास सिवाय जो उसके बदन के ऊपर कपड़ा है, इसके अलावा तो उसके पास कुछ बचता ही नहीं है, बाकी तो हर चीज़ दरिया बुर्द हो गया है। और दूसरा मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, डॉक्टर अमजद साहब हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। इस समय मुखय्यर हजरात नहीं निकल रहे, ये हमें सोचना पड़ेगा जी। नहीं जिस तरह पहले ज़ल्ज़ले है, सैलाब है, जिस तरह नहीं, बहुत कम है इसके पास, सिवाय चंद एक अल-खिदमत हो गई, डॉक्टर अमजद साहब हो गए, मुस्लिम लीग मिली पार्टी हो गई, इनके अलावा बाकी जो मुखय्यर हजरात हैं वो नहीं आ रहे इस वक्त, बहुत कम तादाद में है। ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, और मैं एक आपके प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये करें, बेशक वो किसी को नकद पैसे ना दें, वो एक चीज़ कर लें, जिस तरह डॉक्टर अमजद साहब ने कहा कि एक आदमी को संभाल ले, एक कोई गांव को संभाल ले पूरे को, कोई अगर जो
जिसकी हैसियत ज़्यादा है वो 2-2, 3-3 गांव संभाल ले, आके खुद अपना उनका काम करवाएं। लेकिन अल्लामा इकबाल ने क्या खूबसूरत कहा था कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया था इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करो बयान। आज दर्द दिल का वक्त है, आके देखें सही कि वहाँ पे क़यामत सुगरा है। लगता ये है कि ये जो सैलाब है, ये सैलाब नहीं को क़यामत है वहाँ पे। और उन लोगों के जो बच्चों समेत बाहर सड़कों के ऊपर बैठे हैं, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त है कि उनके पास खैमे नहीं है। फिर जब अपने घरों में लौट के जाएंगे तब भी उनके पास उन्हें खैमे चाहिए, उनको इलाज के लिए दवाइयाँ भी चाहिए, क्योंकि अभी जब पानी हटेगा तो पानी बहुत सारी बदबू छोड़ के जाएगा, बहुत सारी बीमारियाँ छोड़ के जाएगा। फिर उनके पास खाने पीने के लिए भी बहुत सारी कमी है, उनके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं हैं। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त हमें अकेली हुकूमत का काम नहीं, हम पूरी कौम मिल के यकमुश्त होकर हम पूरी कौम इनकी खिदमत के लिए लग जाए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल ठीक है अपना खालिद साहब। शफीकुर रहमान बड़ाई साहब, आप कहाँ कहाँ गए और आपकी तंजीम तो डेफिनेटली हर जगह पे गई, हमें हर जगह से इत्तलात आई, आपने ख़ुद क्या मनाजिर देखे हैं? अभी भी बहुत से लोग शायद टीवी ख़बरों में देखते हैं कि भाई सैलाब है, क्योंकि ये तकरीबन 40 लाख 45 लाख लोग मुतासर हुए हैं, लेकिन ये 12-13 करोड़ आबादी का सूबा है। तो मैं चाहूँगा लोगों तक आपके जज्बात और तजर्बात, जो आपने देखा, मुशाहिदा क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लाउड बर्स्ट का आगाज़ चकवाल से हुआ था। चकवाल और तलागंग, जेहलम, ये इलाके सबसे पहले ज़ेर आब आए थे और यहाँ पे कुछ आर्जी डैम एक यानी लोगों के बनाए हुए थे मकामी तौर पे, वो टूटे, नाला ज़ेर आब आया और उसके बाद बहुत ज़्यादा यहाँ पे आबादी का नुकसान हुआ। इसको हम आमतौर पे इग्नोर करते हैं। ये जो 25 अजला हम कहते हैं कि ज़ेर आब आए हैं, इनमें ये शामिल गवर्नमेंट नहीं कर रही, हालांकि आगाज़ यहाँ से हुआ था जो क्लाउड बर्स्ट से मुतासिर हुआ। ठीक है, तो इसमें पिंडी भी शामिल है, बाकी भी यहाँ भी मुतासिर हैं और ताहाल उनके मसाइल मौजूद हैं। उसके बाद हमने देखा कि बाबूसर टॉप के ऊपर जो क्लाउड बर्स्ट हुआ, उससे थक नाला, थर नाला, फिर आगे गीज़र की वैलीज़, ये मुख्तलिफ इलाके जो हैं ये खासे डिस्टर्ब हुए। तो वहाँ पे यानी हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी इन इलाकों में, ख़ास तौर पे किसी की तवज्जो नहीं रही। चूँकि हमने वहाँ पे जाके काम किया, देखते रहे, तो बस ना थोड़ा बहुत हमें लोग मिलते रहे, लेकिन हुकूमत वहाँ पे बिल्कुल गैर संजीदा रही। और वहाँ पहले गुर्बत है, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, वसाइल नहीं हैं, तो वहाँ पे तवज्जो की ज़रूरत थी। अच्छा, उसके बाद फिर केपी का मसला बन गया, बनेर के अंदर, स्वाबी के अंदर, शांगला के अंदर, बाजोड़ में, ये सारा ऊपर से मानसेरा से लेके बटग्राम से, तो ये मसाइल इन इलाकों में बने। अब यहाँ पे तो हालत ये थी कि रेस्क्यू, आम तौर पे डिज़ास्टर के अंदर पहला मरला होता है, रेस्क्यू का मौका ही नहीं मिला। ये ऐसा एक यानी अल्लाह ताला रहम करे क़यामत का मंज़र था। लम्हों में पानी आया, पत्थर आया, मलबा आया और हर चीज़ को मलिया मिट करता हुआ वो आगे निकल गया। उसके बाद पीछे दास्तानें रह गईं, सिर्फ निशानात रह गए, या बस अल्लाह ताला रहम करे चीखो पुकार रह गई। तो बहरहाल वहाँ जाके यानी बहुत काम हुआ, बहुत NGOs गई। जब हमें भी जाने का मौका मिला तो हमने देखा, इस पे मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और थोड़ा सा मैं इख्तलाफ करूँगा अपने पहले मेहमान से, बहुत खर्च किया पाकिस्तानी कौम ने, बहुत आगे बढ़ के काम किया। मैंने अगर आपने देखा वो सवाल दोबारा दोहराया था, हो सकता है कई दफ़ा जो है ना वो यानी इस अंदाज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती, लेकिन मैं ये अर्ज़ करूँ कि इतना ख़र्च किया पाकिस्तानी कौम ने, और ऐसा वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमें यह मंज़र देखने को मिला है कि पूरे पंजाब से, हत्ता के सिंध से, कराची से लोग लंबे सफ़र करके बनेर आ रहे हैं, स्वाबी में आ रहे हैं, मुख्तलिफ इलाकों में जा रहे हैं मदद करने के लिए। हमने मदद करनी है, कोई राशन लेके आ रहा है, कोई बिस्तर लेके आ रहा है, कोई चारपहिया लेके आ रहा है, कोई गद्दे लेके, ये सारा एक मंजर बन गया वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो तकसीम का एक साजिश होती है हमारे आमतौर पे सूबाई लिसानियत की, ये तो जड़ से उखेड़ के रख दिया अल्हम्दुलिल्लाह पूरी पाकिस्तानी कौम ने। उसके बाद वहाँ पे काम चल रहा था तो पंजाब के अंदर मसला बन गया, ये हमारे दरिया चनाब के अंदर, रावी के अंदर, फिर गंडा सिंह, सतलुज के अंदर ये मसाइल बनने शुरू हो गए, और ये खासा बड़ा सैलाब। और ये सैलाब इस एतबार से पहले तमाम सैलाबों से ज़्यादा इस वक्त जो यानी एक अलग सी पोजीशन है वो ये है कि इस बार यानी गिज़र से ले के पंजनत तक इस वक्त पाकिस्तान डूबा हुआ है और शदीद तरीन हालात हैं। ये अशकुमन वैली के अंदर ये जो भी हालिया सैलाब आया, जिससे ये दाइन, चटोरकंड, ये इलाके हैं मुख्तलिफ जिनके राब्ते कट गए, 8 किलोमीटर की झील बन गई दरिया गिज़र के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी चल रही हैं रेस्क्यू की सर्विस चल रही हैं, मामला चल रहे हैं।
तो गुजारिश ये है कि ये इतना बड़ा सैलाब है, इतना बड़ा एरिया है। अच्छा, हम पहले देखते थे दरिया सिंध में सैलाब आ गया जी, चलें जी सिंध के इलाके या उससे जो कुर्ब जवार के हैं शहर ज़ेर आब आते। कभी चनाब का सैलाब आ गया, कभी सतलुज का आ गया, कभी 2 मिल के आ गए। इस बार तो यानी ऐसी कैफियत है कि आपकी कैलकुलेशन ही नहीं हो पा रही सही। मैं आपको सही बताऊं, NDMA कर रहा है, लेकिन जो हम ग्राउंड पे देखते हैं तबाही बहुत ज़्यादा है। और अभी भी तो सैलाब जो है ये मुकम्मल तो इसका वो नीचे पानी नहीं उतरा, अभी इसने सिंध में दाखिल होना है। हाँ। अभी ये यानी जो स्टैटिस्टिक्स आ रही हैं ये कोई कंप्लीट नहीं है। अभी हम इसका मुआवजा कर ही नहीं सकते पिछले सैलाबों से। क्यों? अभी ये पंजनत पे खड़ी है ये तबाही, इससे आगे इसने बढ़ना है और आगे क्या होना है वो हम देख सकते हैं। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मुखय्यर हज़रात ने क्या किया, उनका रद्द-ए-अमल क्या था इस आफत के, बैरून मुल्क हों या मुल्क के अंदर, ये वकास अंजुम जाफ़ी साहब से पूछेंगे। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। मैं आपको दोबारा ज़हमत देता हूँ वकास जाफ़ी साहब, क्या अगर आप बताना चाहें, अपने तजुर्बात शेयर करना चाहें तो क्या देखा आपने इस सैलाब में? देखिए, इस वक्त तो उधर एक यानी इंसानी बेबसी जो है वो तो हमें नज़र आ ही रही है ना, कि जिसकी वजह से ख़ास तौर पर जहाँ यानी बर वक्त यानी हुकूमती इमदाद, ज़ाहिर बुनियादी तौर पर तो हुकूमत के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। यानी 2022 के सैलाब के बाद एक बैनुल-अक़वामी इदारे ने रिपोर्ट जारी की कि पाकिस्तान यानी उन 5 ममालिक में शामिल है कि जो आफात के असरात से निमटने की कम से कम सख्त रखते हैं। यानी गोया कि हमें तो इदारों ने पहले मुतले कर दिया था। और ज़ाहिर बात है, मसला यही है कि जब कोई बड़ी आफत आती है, वो तो कहते हैं ना कि हमें ये सोचना चाहिए कि हालत जंग, अमन में ही तो जंग की तैयारी करनी होती है, कि यही वो इशू है हमारे यहाँ। मसला इसमें कोई शक नहीं है, हम तहसीन करते हैं NDMA की भी, 112 की, 22 भी, कि जिसने अपनी कैपेसिटी बिल्ड की। लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ चूँकि ज़िली हुकूमतें मौजूद नहीं हैं और इस तरह ज़िली सतह के ऊपर ये निज़ाम नहीं आया अभी तक। ठीक है, तो इस्लाम में जब ये आफत आती है, हाँ, तो ये अब मुझे बताइए कि यानी क्या सिर्फ यानी सूबाई हुकूमत, मरकज़ी हुकूमतों के दौरे के नतीजे में चीज़ नहीं हो सकती। जब तक यानी मैं परसों मुल्तान में था तो मैंने खैबर पख्तूनख्वा से 6 कश्तियाँ जो है वहाँ ये जलालपुर, पीरवाला और मुजफ्फरगढ़ के इलाके में भेजी। ज़ाहिर चूँकि वहाँ काम निस्बतन यानी बेहतर हो गया था, तो ज़ाहिर हम तो एक निजी दायरे में यही कर सकते हैं इतना ज़्यादा। इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है, यानी एक तो रेस्क्यू वाला मामला है। अच्छा, रेस्क्यू के साथ साथ जो है दूसरा मसला है जानवरों का। देखिए, हमारे यहाँ तो रिवायत ये कि जब इन इलाकों में, हमारे देही इलाकों में जानवर मरता था तो लोग ताज़ियत करते थे। बिल्कुल, ये उनकी इकॉनमी की मौत होती थी। यानी इस वक्त बहुत बड़ी ज़रूरत है कि उनको जो, इसलिए कि वो जो चरने की जगह जो है वो सारी की सारी ज़ेर आब आ गई है, उनके लिए ताज़ा चारा मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ इंसानों को खुराक की ज़रूरत है वहाँ वो जानवर की जिस पर हमारे यानी काश्तकारों की मईशत का इन्हिसार है, साइलेज हो गया इस तरह। यानी इसलिए अलखिदमत ने जो है कि कोशिश की है कि जहाँ जहाँ हमारी खैमा बस्तियाँ हैं वो मुमकिन तौर पर हम वेटनरी जो है कि हम डेस्क भी लगाएं कि जहाँ ये सारी चीज़ें मौजूद, तो गोया ये भी चीज़ मौजूद है। तीसरा है वाटर बॉर्न डिजीज़, कि इस वक्त पानी पीने वाला नहीं है। तीसरा काम जो करने वाला है और जो इसकी ज़रूरत है कि हमें फ़िल्टर्ड पानी जो है पहुँचाना है ज़्यादा से ज़्यादा तादाद के अंदर, इसलिए कि अब अगली जो लहर आएगी वो आएगी इसी पानी की वजह से, चाहे वो डेंगू की सूरत में हो। यानी मुझे अभी 10 जो है कि मैं मशीनें भेज रहा हूँ गुजरात में, कि जहाँ 1 हफ़्ता पानी खड़ा रहा, अभी भी पानी खड़ा है, कुछ इलाकों में गुजरात में भी पानी खड़ा हुआ है। तो गोया अब ये डेंगू का है, ये लार्वा का मामला है। तो गोया ये वो चीज़ें कि जो इस वक्त जो मनाज़र है जो हमारे सामने, तो गोया वार फुटिंग के ऊपर हमें ये काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, एक और बात कहूँगा, इस वक्त बड़ी ज़रूरत है कोऑर्डिनेशन की। यानी जिस तरह अभी भाई ने बताया, बड़ाई साहब ने, कि यानी ये जब बुनेर वाला मामला हुआ था तो आपने देखा कि इतनी बड़ी तादाद में लोग खाना लेकर पहुंच गए, पेशावर से लेकर इस्लामाबाद तक। एक मंजर तो हमने देखा वीडियो में कि उन्होंने कहा यार इससे आगे जाए नहीं, सारी जगह छोटी है और रश ज़्यादा हो गया है। अच्छा, अब ये मसला है कि भाई इसमें तो हुकूमती इदारे काम कर पाएंगे, कोऑर्डिनेशन नहीं होगी। यानी क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हुकूमती इदारे और जो तंजीमें काम कर रही हैं उन तंजीमों की कोऑर्डिनेशन के साथ एरियाज़ एलोकेट हो जाएँ, उनके स्ट्रेंथ एलोकेट हो जाए, किसकी कहाँ पे किसकी स्ट्रेंथ बेहतर है, स्ट्रेंथ खैमा बस्तियों की है, किसकी स्ट्रेंथ हेल्थ की है, किसकी स्ट्रेंथ जो है कि मवेशियों की है, किसकी स्ट्रेंथ मैन पावर की है, वॉलंटियर्स की है। तो मेरा ख्याल है कि ये वो मनाज़र है कि जो जिस पर हमें अगले जिसे कहते हैं कि चंद हफ्तों में काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, एक ये आपने कोऑर्डिनेशन वाली बात की ना, खुद यानी मुझे भी मौका मिला जहाँ जहाँ पे गए तो मैं तो वैसे हैरान हूँ, वो सब्जेक्ट डिफरेंट हो जाएगा। यानी इतनी बड़ी बड़ी रहायशी आबादियाँ, लोगों को जगह दी और फिर लोगों ने घर बनाए, और जब अब वो घरों को मैं देख रहा था, कश्ती में बैठ के जाने का मौका मिला तो घर जो है आधे से ज़्यादा डूबे हुए हैं और लोग वहाँ पर पिछले कई दिन से खड़े सिर्फ ये बात कह रहे हैं
कि हमें अपना घर देखने दें, यानी घर का सामान देखना चाह रहे होंगे, घर देखना चाह रहे होंगे। ये इसके ऊपर मैं दोबारा आऊँगा तामीर नौ के ऊपर कि भाई ये कैसे होगी, फसलों से लेके मकानों तक बात कैसे पहुँचेगी। सैलाब में जो लोग फंसे हुए हैं, सबसे ज़्यादा किस चीज़ की उन्हें ज़रूरत है और रिलीफ में मुश्किल क्या आ रही है ज़्यादा? जब पानी चढ़ना शुरू हुआ जलालपुर पीरवाला के अंदर, मैं एक सिर्फ मिसाल दे के बात करता हूँ, तो हम लोगों के पास पहुँचे कि जी पानी चढ़ रहा है, तो आप यहाँ से निकलिए। और पानी उस वक्त 4-4 फुट आ गया था आबादियों में। लोगों ने कहा जी कैसे हो सकता है, हम तो नहीं निकलेंगे, हमारे जानवर हैं, अमवाल हैं, बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, सारा निज़ाम। खैर 2 दिन और गुजर गए, वही 4 फुट पानी 6 फुट हो गया। जब 6 फुट हुआ तो हम गए, हमने कहा जी निकले, अब तो ये इससे आगे क्या आप देख रहे हैं। उन्होंने कहा जी आप बच्चे ले जाएं, ख़वातीन ले जाएं, हम यहाँ बैठे हैं। खैर उनको हम लेके निकल आए। 2 दिन और गुजर गए, वही पानी 11 फुट हो गया। पहली उनके जो ग्राउंड फ्लोर वो डूब गया, और उसके बाद ऊंची जगह चंद एक बच गई। कुछ उन्होंने ना, गाँव वालों ने अपना एक तरतीब बनाई होती है, ऊंची जगहों पे वो जानवर बांधते हैं और अपना सामान रख लेते हैं। अच्छा, छत पे चढ़ के खुद बैठ गए। एक वक्त वो आया, वो कहते थे कि आप हमें बचा के ले जाएं किसी तरह, ये जानवर हमारे डूबते हैं, डूब जाए। उन्होंने रस्सियां काट दी जानवरों की। अच्छा, वही लोग जो पहले नहीं सुन रहे थे, निकल रहे थे, बाद में कह रहे थे हमें बचा लें। जी, वो कहते थे जानवर लेके जाएंगे तो हम निकलेंगे, वरना हम नहीं निकलेंगे। उन्होंने अपने हाथों से उनकी रस्सियां काटी कि बंदे बंदे यहाँ पे मरेंगे, अल्लाह के सुपुर्द करो। सैकड़ों जानवर लोगों ने छोड़े इस तरह, लोगों ने ताले लगाए। अच्छा, बहुत सारी बस्तियों में जाने का मौका मिला, बेबसी, इतनी बेबसी देखी और लोगों की कैफियत और हालत। जाफरी साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं। इसमें ये जो अभी यानी मसला बनने जा रहा है ना, ये डिज़ीज़ का और वायरल इन्फेक्शन का, ये बहुत बड़ी मुसीबत एक नई तैयार है आने वाले दिनों में। ये जो लोग अंदर मौजूद हैं, ये अंदर से हम बाहर निकाल रहे हैं। अंदर तो अब बुरी तरह घरों की ये हालत है, चूँकि ये ज़्यादा दही एरिए, यहाँ पे कच्चे मकानात हैं और ये मकान कोलैप्स कर रहे हैं तेज़ी के साथ। रोज़ खबर आती है कि इस बस्ती में 6 मकान गिर गए, अब इस बस्ती में 8। जो मकान गिर गया है वो ख़त्म हो गया, उसका नामो निशान, वहाँ फिर पानी चल रहा होता है, ना सामान, ना कोई उसकी ईंट, कुछ नहीं बचता। मैं गंडा सिंह के करीब एक बस्ती में गया, मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये मंज़र देखा, और वहाँ यानी एक बहरहाल अजीब कैफियत तारी हो गई। लोग अपने हाथों से अपने घर की एक एक ईंट करके तोड़ रहे थे, दरवाजे निकाल रहे थे। मैं एक जगह पे गया, बुनियादें खोद के बुनियादों में से वो ईंटें निकाल रहे थे। मैंने कहा जी ये क्या है। भाई ने मुझे पकड़ा और पकड़ के ज़रा हम चलते हुए 10 मिनट आगे दरिया सतलुज के किनारे पे चले गए। उसने कहा कि 3 दिन पहले ये दरिया सतलुज यहाँ से 10 एकड़ आगे बह रहा था, 10 एकड़ कटाव करके यहाँ तक पहुँच गया है, और अगले 3 दिनों में ये जितनी बस्ती आप देख रहे हैं इसका नामो निशान नहीं होगा, यहाँ दरिया चलेगा। अब लोग अपने वो घर जिसको पूरी ज़िंदगी लगा के उन्होंने बनाया, एक एक करके ईंट अपने हाथों से तोड़ रहे थे। कई लोगों से बात हुई तो उनकी बातें, उनके इम्प्रेशन, उनके आंखों के आंसू, तो यानी अजीब उनके हालात वाक़यात थे। बहुत ही ज़्यादा लोग मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर हम पूरी कौम मिल के खड़े हो जाएं, मैं आमतौर पे ये जुमला कहता हूँ कि भाई डूबने वाले लाखों हैं, 40 लाख है, 50 लाख है, 70 लाख, बचाने वाले तो हम करोड़ों बैठे हैं। हम करोड़ों हैं जो बचाने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला की ज़ात है ऊपर, हम हिम्मत करें, इंशाअल्लाह ताला हम काफ़ी हद तक इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। डॉक्टर साहब, ये तामीर नौ, इसको अब देखें कि ये अभी तो हम पूरा तखमीना भी नहीं जैसे नुकसानात का लगा सके, और अभी कुछ दिन हमें चाहिए होंगे, फिर उसके बाद जाके पानी जब उतरेगा उसके बाद ये मरला भी आएगा, जिस तरह आपने कहा बीमारियाँ, बाकी चीज़ें, इसके ऊपर आप बताइएगा। एक तो मैं बात वहीं से करूँगा कि जहाँ यानी खालिद साहब जो बात कर रहे थे कि देखिए पाकिस्तानी कौम ने तो कभी मायूस नहीं किया। अभी 1 हफ़्ता पहले ही इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी गुजरा है, ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर जो मनाया जाता है अक़वाम मुत्तहिदा के तहत। और ये यानी रिपोर्ट है, यूके की रिपोर्ट है, और यानी उसके इदारे उनके अखबार में छपी है कि पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है, टॉप के 20 ममालिक में जो सबसे ज़्यादा चैरिटी करते हैं। ये 20 ममालिक, यानी एक तरफ मैंने कहा ना आफात का मुकाबला करने में हम कमतर हैं, ये रियासी सतह का बात है, लेकिन मैं अवामी सतह की बात करूँ तो ये है कि पाकिस्तान अपनी इनकम के हिसाब से। और वैसे अगर मैं एक पूछूँ कि जिस तरह आप अल-खिदमत को हेड कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, तो अल-खिदमत इस दौरान ये सैलाब के बाद जो बाहर थे लोग रह रहे बैरून मुल्क, और इधर लोगों का क्या रिस्पॉन्स था मुखैर? अल्हम्दुलिल्लाह, यानी मैं देखिए, मैं मेरे पास बिल्कुल फिगर मौजूद है कि इस वक्त अल-खिदमत जो है कि वो 774 मिलियन
यानी जो है कि ये 77 करोड़ की हेड ऑफिस के तहत हम ये काम कर चुके हैं और जो है कि 167 मिलियन रीजन जो है, जिस तरह KPK हो गया, नॉर्थ पंजाब हो गया, सेंट्रल पंजाब हो गया, साउथ पंजाब हो गया, अभी सिंध की बात नहीं कर रहे, तो यानी गोया कि तकरीबन 1 अरब के करीब का काम जो है कि किया, तो ये अवाम के ताउन के साथ ही किया। हाँ, ये ज़रूर है, एक बात मैं कहूँगा कि देखिए आलमी रिस्पांस कोई नहीं है। देखिए यानी ये बात ये नोट करने वाली है कि कैलिफोर्निया में आग लगती है तो अगले 10 दिन जो है कि ये तमाम दुनिया के चैनल्स की टॉप न्यूज़ होती है। बिल्कुल, उनके पास इदारे हैं, उनके पास हर चीज़ मौजूद है, लेकिन जो है हमारी स्पोर्ट और हमारा ये इतना बड़ा सैलाब है, इसलिए किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है, वो हमारा एक यानी हम इंग्लिश का तालिब इल्म लिटरेचर का, तो किंग लियर शेक्सपियर का एक जो है कि ड्रामा है, तो उसमें वो बादशाह कहता है कि मैं उतना गुनाहगार नहीं हूँ जितनी मुझे सज़ा दी गई है। पाकिस्तान का जो है कि कार्बन एमिशन के अंदर इतना हिस्सा नहीं है जितना कि बिल्कुल भी नहीं ना भुगतना पड़ रहा है। अच्छा, अलमिया ये है कि इस वक्त और हमारे शायद वज़ीर आज़म या शायद किसी ने ये बात कही है कि जो वादा किया था 2022 के अंदर हमारे जो कि वर्ल्ड जो है कि कंट्रीज़ ने जो है उन्होंने जो यहाँ हमने किया था बहुत बड़ा, हमें उसको जो है कि वो नहीं मिल सका। मुसद्दिक मलिक साहब ये बात कहते पा गए, तो ये बात है, इस पर तो हमें सोचना चाहिए कि हमारी स्ट्रेटजी क्या है। तो इस वक्त तो ये है जहाँ तक आप बता रिहेबिलिटेशन की ज़ाहिर है वो मरला आने वाला है, लेकिन उसमें 5-6 चीज़ें हैं। देखिए उसमें मकानों की तामीर ये अपनी जगह पर है। अच्छा, इसके साथ साथ जो है आपकी ये फसलों का, मैं आपको ये बताता चलूँ कि 2022 के सैलाब में अल्लाह ताला ने मौका दिया तो हमने 5 एकड़ से कम ज़मीन रखने वाले काश्तकारों, हमने 5000 किसानों को अद्वियात, स्प्रे, बीज और जो है कि ये हमने दिया, जो है कि खाद हमने फर्टिलाइज़र दिया, और उसके नतीजे के अंदर ये 40 करोड़ का हमने काम किया। ज़ाहिर है जब वक्त आएगा तो इंशाल्लाह उसके मुतालिक भी सोचेंगे, लेकिन अभी इट्स अर्ली कि पहले ये पानी उतर जाए और उसके बाद थोड़ा अंदाज़ा हो हुकूमत के क्या इक़दाम है। और ज़ाहिर है मेरा ख्याल है सबसे पहली जिम्मेदारी तो हुकूमत की है कि वो उनके लिए क्या अनाउंस करती है। जी, एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारी फलाही तंजीमें क्या कर रही थी, गवर्नमेंट को किस किस्म की तैयारी की ज़रूरत थी जो नहीं हो सकी, ये सारी बातें करेंगे एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। ये जो वाक़यात शफीकुर रहमान साहब के कश्तियाँ हम देख रहे हैं जनाब, महंगी हो गई हैं, किराए हो गए हैं महंगे, फिर कहीं हमारा आटा महंगा हो गया है। ये भी तो लोग हमारे दरमियान में ही मौजूद हैं जो कि साफ़त में जब आप कह रहे हैं कि मुखय्यर हज़रात निकल रहे हैं, बहुत पैसे दे रहे हैं, ये क्या है, ये क्या चल रहा है? ये इस तरह के मनाजिर भी तो देख रहे हैं। मुझे ख़ुद जब मैं गया हूँ सैलाब में तो लोगों ने ये बातें बताई हैं। जी बिल्कुल, ये बात सही है आपकी। चंद एक शिकायत हमारे पास भी आई हैं, ख़ास तौर पे मकामी तौर पे जो बड़े बेड़े हैं, यानी बड़ी कश्ती जो है, उनकी हमें इतलात पहुंची कि जी ये लोग यहाँ पे इस अंदाज से ये मामलात कर रहे हैं, एक एक चक्कर का 50,000, 1 लाख, ख़ास तौर पे जानवर ट्रांसपोर्ट करने का। तो ये सूरत हाल वाक़तन मौजूद है। लेकिन अब ये भी देखें कि जलालपुर जहाँ पे कश्ती का तस्वुर तक नहीं था, वो कौन सा कोई दरिया है वहाँ पे या कोई ऐसी चीज़ है, फसलें हैं वहाँ पे, लेकिन आज आप वहाँ पे जाएं जलालपुर में, और ये भी तो खैर की अलामत है कि एक कश्ती की आवाज़ लगाई गई और माशाल्लाह दर्जनों कश्तियाँ वहाँ पे इस वक्त चल रही हैं और दर्जनों अल्हम्दुलिल्लाह पॉइंट बन गए हैं और कैंप लग गए हैं, जमात तंजीमें आ गई हैं, NGOs आ गई हैं, काम शुरू हो गया है। बहुत बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह रिलीफ वहाँ पे दिया गया है, लोगों को निकाला गया है, बिल्कुल किसी ने 1 रुपया नहीं लिया किसी से। और 1122 वाले भी वहाँ पे अब एक्टिव हो गए। ठीक है, शुरू में मसाइल थे लेकिन अब माशाल्लाह वहाँ पे काम बाकायदा शुरू हो चुका है। कल मैं जलालपुर था और मैंने देखा खुद अपनी आंखों से 3 बड़े बड़े बेड़े बड़े ट्रालों के ऊपर गवर्नमेंट के आए उतरे और उन्होंने वहाँ पर काम शुरू किया। ठीक है, तो आप ये वकास साहब, ये जो आफत है ये हमें एक सबक भी देती है, हमें बेहतर प्लानिंग के साथ आना चाहिए, आइंदा कभी इतना नुकसान ना हो। करने के काम क्या हैं? देखिए मेरे को 3 चीज़ें बहुत अहम हैं। नंबर 1 हुकूमती ज़िम्मेदारी, नंबर 2 अवामी शऊर की बेदारी, और नंबर 3 इदारती फ़ालियत, कि ये तीनों चीज़ें मिलजुल कर जो है काम करेंगे। पहले मरले पर यह कि हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, यानी जिसे कहते हैं कि रेट ऑफ द गवर्नमेंट भी है, दूसरी बात है लेजिटिमेसी ऑफ द गवर्नमेंट भी है कि गवर्नमेंट ये यही कहती है ना कि मेरी जिम्मेदारी है और मैं इस बुनियाद पर गवर्नमेंट में पावर के अंदर मौजूद हूँ। तो चाहे इसमें प्री एम्प्टिवनेस हो, चाहे जो है कि इदारों की जो है कि आप समझिए कि उसकी सबबंदी हो, तो पहला काम ये। दूसरा ये है कि अवामी शऊर की बेदारी। मैं 5वीं जमात से पहले स्काउट था, यानी मैं ये बात कर रहा हूँ बैक टू 1979। ठीक है, मैं यानी 5वीं जमात में बॉय स्काउट था। अच्छा, मैं 10वीं से पहले जो है कि मैं लाहौर और कोयटा की मैं अटेंड कर चुका था।
यानी जिसमें हमें सिखाया गया था कि आग बुझाने से लेकर और जो है कि आप लकड़ियों पे आपने कैसे गुजारा करना है। कुदरती आफत आ जाए तो फिर क्या करेंगे? इंटरमीडिएट के अंदर हम एनसीसी सीख चुके थे। हमारे यहाँ एक बहुत फाल इदारा होता था जिसको कहते हैं सिविल डिफेंस, शहरी दिफा। बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे बताइए कहाँ हैं ये इदारे? यानी जो है कि हम पिछले तो सारे ख़त्म करते चले जा रहे हैं। तो गोया कि अच्छा हमारे निसाबात में भाई ये जो है डिज़ास्टर प्रूवन एरिया है, जल्जलों से लेकर आप कोयटा के जल्जला के जो 50s के अंदर आए थे उससे ले लें और आप 2005 के जल्जले तक आ जाए और आप ये देखें कि मैं ही कहता हूँ कि क्रिकेट में एक दौर था ना 5 रोज़ा है टेस्ट सीरीज, उसके बाद दौर आ गया वनडे का और अब आ गया है 2020 का। पहले हमारा सैलाब 2010 में आया, यानी इस 25 सालों में, दूसरा आया 2022 के अंदर, तीसरा कब आया 25 में आ गया। और अब हमारे एनडीएमए के चेयरमैन सब खुद ये फरमा रहे हैं कि अगले साल 20% ज़्यादा बारिशें होंगी। तो गोया कि मैं ये कहता हूँ कि अवामी शऊर की बेदारी भी है कि हर फर्द को अपना जिम्मेदारी अदा करनी। और तीसरी है हमारे इदारों की कारकर्दगी, कि जो इदारे बने हैं, देखिए कहाँ है फ्लड कमीशन, यानी कोई नज़र नहीं आ रहा उसका रोल कहीं नजर। इस वक्त नेशनल मीडिया के ऊपर ये बात हो रही है कि जो इदारे बने हैं, अब जिनका काम सिर्फ एक ही जॉब है, जिनका काम ही यही है कि भाई आपने इसी काम के कमीशन बने हुए हैं कि आपने काम करना है। तो गोया जो इदारे जिस काम के लिए बने हैं वो इदारे जो है कि आप कर सकते। तो मैं समझता हूँ ये 3 चीज़ें करने वाली। ठीक है जी, करने के काम बहुत ज़रूरी हैं जी। सबसे पहली बात ये है कि ये तकरीबन प्रेडिक्शन हो चुकी है, इस पे पेपर्स आ चुके हैं। आइंदा आने वाले साल बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होंगे। ये क्लाउड बर्स्ट भी होगा, फ्लड्स भी आएंगे, ये चीज़ें तकरीबन इस वक्त मौजूद हैं। अच्छा, अब क्या होता है, यानी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हमें तैयारी करनी है। इसमें चंद चीज़ें हैं। पहली चीज़ हुकूमत की तैयारी, नंबर 2 आवाम की तैयारी, और नंबर 3 हिंदुस्तान को तगड़ा जवाब देना। ये तीनों काम होंगे तो हमें इन चीज़ों से निपटेंगे। पहली बात, ये जो हिंदुस्तान ने बाकायदा प्लानिंग के साथ इंडस वाटर ट्रीटी को इसने सस्पेंड किया, प्लानिंग के साथ, क्योंकि उसमें मैकेनिज़्म तय थे कि भी इस तरह पानी छोड़ना है, ये तरतीब है, ये इतला है, इसी तरह ये पूरी एक चीज़ तयशुदा थी, उसको उन्होंने सस्पेंड किया और देख ले फिर उसके बाद रेले पे रेले, और ये सब मुत्तफिक हैं कि ये बाकायदा दानिस्तन ये काम किया गया है। इसके ऊपर हुकूमत को कमज़ोरी नहीं, कोई ऐसी यानी कमज़ोर पोजीशन नहीं दिखानी चाहिए, तगड़ा जवाब दें और इस हवाले से ज़रूर मनसूबाबंदी होनी चाहिए। दूसरी बात, हुकूमत के हवाले से हुकूमत के इदारों को तैयार करना होगा हकीकी तौर पे। एक मैं अजीब बात अर्ज़ करूं, जी, एक बोट के ऊपर हमारे हुकूमत के एक इदारे के लोग रेस्क्यू करने के लिए जा रहे थे। ठीक है, आप हैरान होंगे कि उनमें से किसी एक को भी तैराकी नहीं आ रही थी, एक बंदा भी उसमें से तैराक नहीं था, लोगों को बचाने जा रहे थे। 11 फुट पानी के अंदर सिर्फ कश्ती के हैंडल को घुमाना आता था, एक बंदा भी तैराक नहीं था। तो और ये इतनी खौफनाक बात है कि हमने देखा 2 दिन पहले जो हादसा हुआ है, जी, बोट 2 टुकड़े हुई, वहाँ पे चले रजाकार मौजूद थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रेस्क्यू के ड्राइवर्स मौजूद थे, फौरी वो कूदे और वो 30 के 30 लोगों को बाहर निकाला। अब अगर ये हालत होगी तो हुकूमत होश के नाखुन ले, लोगों को ट्रेंड करें। ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि आप सिफारशी भर्तियाँ करवा के आप कहें कि ये महकमा चल जाए, नहीं, ये बहुत तगड़ा महकमा है, इसमें जानें बचानी होती हैं, इसमें नीयत से काम करना है। तीसरी बात, कौम की तैयारी। पिछले अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 साल हम मुसलसल लोगों को स्विमिंग करवा रहे हैं। लोग कहते थे यार ये अब क्यों करवा रहे हैं, स्विमिंग कोर्सेज हम प्रॉपर 4 से 5 माह के लिए लॉन्च करते हैं पाकिस्तान के अंदर। 1 लाख नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह हम बाकायदा स्विमर बना चुके हैं। तो जब आपके पास ऐसे रज़ाकार मौजूद होंगे, आपके पास अच्छा बोट्स हैं, रज़ाकार नहीं है, बोट्स हैं, बचाने वाले नहीं हैं, तो फिर यही हाल होगा जो हमारे सरकारी हुकूमती इदारों का हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर हमने काम करना है जी, कि नेशन तैयार हो, अपने मसल हम बिल्ड करें और बाकायदा हमारे नौजवान तैयारी करें। इंशाल्लाह ये कोई बड़ा मसला क्लाइमेट चेंज का मसला है, हम उस हवाले से बाकायदा प्लानिंग करें। बहुत सारे इसके अंदर चीज़ें हैं जिसको हम 1 2 3 करके कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला इससे बेहतरी आएगी। ये किस तरह काम करती है, जिस तरह ये कह रहे हैं ना कि इन्होंने तैयार किया, आप भी मुल्क भर में अपने लोगों को किस तरह से तैयार करते हैं कि जब भी हम देखते हैं कोई आफत हो फौरी तौर पे लोग पहुंच जाते हैं? ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है ताकि लोगों को ज़रा समझ। फारूक साहब, अलखिदमत के जो 8 एरियाज़ है उसमें एक एरिया बहुत पहले से डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, DM, यानी हमारा एक मुश्किल इदारा है। आपकी यानी फाउंडेशन का मुश्किल डिज़ास्टर मैनेजमेंट है और अल्लाह का शुक्र है, ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है और शुक्र का मुकाम भी है कि तुर्की और सीरिया के अंदर जब ज़ल्ज़ला आया तो 1122 और पाकिस्तान आर्मी के बाद तीसरी टीम अलखिदमत फाउंडेशन की थी कि जो ऑफिशियली वहाँ गई और वो प्रोफेशनल सामान के साथ गई। हम 1 करोड़ का जो अपरेटस साथ लेकर गए
यानी जिसके में अंदर कंक्रीट कटर तक मौजूद थे, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका ये हमें एजाज़ मिला कि सदर तुर्किया ने हमें फिर बाकायदा अवार्ड से नवाजा। तो असले अच्छा, इसी तरह जो है कि ये काम सारा साल करने वाला है। मिसाल मैंने आपको बताया कि इस वक्त जो है हम जिसे कहते हैं कि रैपिड रिस्पांस कर रहे हैं UN ओचा के साथ। ये जो है ऑफिस यूका के जो ह्यूमैनिटेरियन की असेसमेंट करता है, तो इस वक्त जो 8 अजला हैं पंजाब के, उसमें हम रैपिड असेसमेंट नीड कि जो हमें फौरी ज़रूरत है रिहेबिलिटेशन की, उसका हम काम कर रहे हैं। सिमिलरली मतलब मैं आपको ये बता दूं कि आज की तारीख तक हमारे 13 मोबाइल हेल्थ सेंटर इस सैलाब इलाके में काम कर रहे हैं। रोज़ाना उसकी रिपोर्ट हमारे पास आ रही है और 66,800 मरीज़ जो है कि हम देख चुके हैं। यानी ये हमारा हेल्थ सेंटर है कि ज़ाहिर बात है हमें इस पैमाने पर आगे चलना होगा। तो यानी ज़ाहिर है कि ये काम बड़े पैमाने पर, ज़ाहिर है कि एक तंजीम काफ़ी नहीं है। यानी मैंने हमें कहा है ना कि डिज़ास्टर इतना बड़ा है और पाकिस्तान दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आबादी है भाई, तो इसके लिए तो आपको बहुत कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करनी होगी, बहुत से एरियाज़ है कि जहाँ पर स्किल करनी होगी। तो अलखिदमत में हमने ये कोशिश की है कि भाई हम अपनी टीम को और वॉलंटियर, इस वक्त हमारे जो सैलाब था 2022 का, उसमें हमने 62,000 हमारे अफराद थे जिन्होंने काम किया, और वो डाटा हमारा पोर्टल के ऊपर मौजूद है। अब हमने एक कैंपेन शुरू की हुई है ऑनलाइन। हम ये कहते हैं कि सब लोग अपने आप को करें और हम फिर उनको उनकी यानी स्किल के मुताबिक अपग्रेड करेंगे। यानी कोई टाइम दे सकता है वो टाइम देगा, तो इसका मतलब वो कम से कम हमारा कैंप संभाल लेगा। जिस तरह बड़ाई साहब ने कहा कैंप्स में आपके अभी जाने का मौका मिला, तो वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स थे, वो पता चला यूनिवर्सिटीज़ के हैं और वो आपके साथ, यानी आप चुंग जाएँ। यानी मुझे बहुत सच्ची बात है, यानी मैं चुंग में गया हूँ तो एक नौजवान जिसके दोनों बाजू नहीं है वो वॉलंटियर काम कर रहा है। यानी चुंग के अभी आप जाएंगे तो वो उसमें मौजूद है। तो कहने मतलब ये कि इसका मतलब है कि हर बंदा कंट्रीब्यूट कर सकता है। यानी कोई जो टाइम दे सकता है वो टाइम देगा, जो स्विमर है वो जान बचाएगा, जो कश्ती चला सकता है कश्ती चलाएगा, जो खून दे सकता है। ज़रा हमें इस वक्त इसकी चीज़ भी चाहिए। इस वक्त यानी डॉक्टर्स हमें चाहिए। मतलब मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं जब मांगा के कैंप में गया खिदमत के, तो फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल का डॉक्टर, प्राइवेट हॉस्पिटल है, वो अपने बाप के साथ वहाँ मौजूद था। बाप वॉलंटियर के तौर पे कैंप में चक्कर लगा रहा था और वो जो है, तो यानी मुझे देखिए ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम ने कभी मायूस नहीं किया और ये हमारे पास, ये हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। साहब आखिरी कमेंट आपसे कि अब ये जो सारी सिचुएशन है, आपने ये कहा ना इन्होंने अवामी शऊर तो यही है कि भाई मुसीबत आई है, हमने आगे होकर मदद करनी है ताकि जल्द से जल्द इसमें से निकलें, लोगों को तैयार करें। आप, मैं चाह रहा हूँ कि आप इस हवाले से अपना पैगाम दें। जी बिल्कुल, लोगों को तैयार करना है जी, और ये तैयारी जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि अगर सैलाब आता है इसकी तैयारी क्या है, यकीनन ये बड़ी बात क्लियर है। अच्छा, इसमें एक तो हमारा फौरी काम होता है रेस्क्यू का। अभी सैलाबों का ही मसला जो ज़्यादा सामने आ रहा है वो ये है, पहला काम है रेस्क्यू के हवाले से। इसमें डाइवर्स हैं, इसमें कश्तियाँ हैं, इसमें बचाने वाले एक्सपर्ट लोग हैं, और इसमें ये कोई 10-20 लोगों का काम नहीं है, ये बहुत बड़ी, इसके लिए नेशन को तैयार करना है। तो इंशाल्लाह ये काम करने वाला है। उसके बाद जो इससे अगला मरला होता है रीहैब का काम जो होता है, रीहैब के हवाले से हमें अपने लोगों को इस हवाले से तैयार करना है कि भाई इसमें घरों का तामीर करना, घरों का बनाना, या उसके बाद ये ज़िम्मेदारों के जितने मसाइल हैं, अच्छा ये बहुत सारे मामलात हैं ज़िम्मेदारों के हवाले से। फिर लाइफ स्टॉक का जो नुकसान हुआ है, ये रीहैब के मसाइल, तो ये बेशुमार इस तरह की चीज़ें हैं कि जिसमें इंशाअल्लाह ताला अगर हम ये लेके चलेंगे, लोगों को अवेयरनेस देंगे, लोगों को यानी डील करने का तरीका बताएंगे। अब एक बंदा बैठा हुआ है और घर उसका डूब रहा है और वो इसी बात पे है कि यार बस मैंने जानवर नहीं छोड़ना। एक बंदा यहाँ लाहौर के अंदर कहने लगे, बुज़ुर्ग, बहरहाल उन्हें बचा लिया गया, लेकिन वो कहने लगे कि मेरे इतने करोड़ के यहाँ कबूतर मौजूद हैं, मैं घर कैसे छोड़ के जाऊँ। अब ये अवेयरनेस की बात है भाई, ये अल्लाह माल फिर दे देगा, आपकी जान बचाएं, जरूरी है जी। ये लोग हमें इंतज़ामिया के बार बार कहते थे कि भाई आप इसके ऊपर काम करें, जो इंतज़ामिया के लोग भी ये फेस कर रहे हैं, पकड़ के लोगों को खींच रहे हैं घरों से। ऐसी आफत आए तो सबसे पहले अपनी जान बचाएं, ये बहुत ज़रूरी है, बच्चों को बचाएं, जान को बचाएं। बहुत शुक्रिया आपका शफीकुर रहमान बड़ाई साहब, जनाब सईद वकास जाफरी साहब, मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ये आफत आई है, अभी वक्त लगेगा, लेकिन आपने, हमने, आप माली तौर पे, रज़ाकाराना तौर पे जो भी आपकी सलाहियत है, आप आगे बढ़िए। इन गैर सरकारी इदारों के साथ आगे बढ़ के इस आफत से हमें निजात हासिल करनी है और मुकाबला करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।